नमस्कार। मैं हूं आलोक मोहन नायक और आप सबका मैं स्वागत करता हूं चू चू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि एक व्यक्ति मजदूरी करते हुए मिला तो उससे दूसरे उसके दोस्त ने पूछा कि मजदूरी कर रहे हो क्यों? तुम्हारे पास तो जमीन थी, मकान था, क्या हुआ? तो उसने बुंदेलखंडी में बताया कि बहु बीमार हती तो मकान बिक गयो और दद्दा बीमार हते तो जमीन बिक गई। तो उस आदमी ने कहा फिर तुम क्या कर रहे हो? कहला मेरा बेटा मेरे लिए मकान बना रहा है और मेरा दूसरा बेटा अपनी माँ के लिए जमीन खरीद रहा है कि जब हम लोग बीमार होंगे तो मकान और जमीन बेचने के लिए। तो ये भले एक कहावत है, एक किंवदंती है, एक चीज है, मजाक भी हो सकता है, लेकिन आज की दुनिया में सच है कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपका मकान, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका सोना चांदी जो भी घर में वो बिकना तय है। इलाज आम आदमी की हाथ से बहुत दूर हो गया है। आप हल्के से भी बीमार हो जाते हैं तो अभी आपका कर्जदार होना तय है। सरकारी अस्पतालों में जिस तरह की परेशानियां हैं वहां पर आदमी बचता है। ये मानसिकता बनती जा रही है कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएगा तो वहां वो लूट का शिकार होगा। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास तमाम जानकार मौजूद हैं। वे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, लगभग पूरा जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, उसकी स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ वीरेंद्र दहिया जी से। वीरेंद्र दहिया जी, आम आदमी की जो मानसिकता है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो धक्का मुक्की होगी और प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे तो लूट लिए जाएंगे, आखिर आदमी जाए कहाँ? ये इलाज आम आदमी की पहुंच तक कैसे पहुंचे? वीरेंद्र दहिया जी। दहिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज में काफी गड़बड़ है। बीच में ऑडिबल ही नहीं थी। क्या क्या कहा आपने? सुना ही नहीं। अच्छा। शुरुआत की एक लाइन सुनी बस। जी। कुछ हो आलोक सकता जी है, कुछ आपकी परेशानी हो। आलोक आलोक जी आपकी आवाज अभी ठीक भी आ रही गड़बड़ है थी। कुछ। शायद दैया साहब को मतलब आपकी आवाज तो क्लियर थी। जी। फिर से वीरेंद्र दहिया जी, हम अब आपकी आपको मेरी आवाज अब आ रही है? अब आ रही है बिल्कुल। तो दहिया जी, मेरा ये कहना था कि आम आदमी की जो मानसिकता है, आम आदमी जो सोचता है, वो आजकल कुछ इस तरह है कि अगर सरकारी अस्पताल में बीमार होकर जाएंगे तो धक्का मुक्की, परेशानी, उपेक्षा होगी, और सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो लूट लिए जाएंगे। वो जाए कहाँ? क्या इलाज है आम आदमी का? आम आदमी की पहुंच में इलाज कैसे हो, इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं। आलोक जी, विषय आपने बहुत सुंदर उठाया ये, और ये सच है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इतना बोझ है, जितने संसाधन है उन अस्पतालों में उसके मुकाबले, कि वो जो है लाइनों में लगा रहता है पर्ची बनवाने के लिए 2-2 घंटे। और एम्स जैसे संस्थान में तो रात को ही लाइन लगा लेते हैं लोग। और निजी अस्पतालों की लूट भी किसी से छिपी नहीं है। हाँ, डरा के धमका के जो है इस तरह से ऐसा माहौल बना देते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो है तुम्हारा मरीज बचेगा नहीं। हाँ, दिल की बात हो, कैंसर की बात हो, और इतनी महंगी हो गई है तमाम इलाज ये, कि आम आदमी के जो है पहुंच से बाहर निकल गई है। आम आदमी क्यों, जैसे मिडिल मैन कहते हैं हम, जैसे मिडिल कैटेगरी के जो वो भी जो है निजी अस्पताल में इलाज कराने के नहीं सोच सकते। और मैं तो भुक्तभोगी हूं इस मामले में। 2010 से कैंसर का मरीज हूं, इस बारे में भी जानता हूं, और अस्पतालों में काम किया है तकरीबन 40 साल, इस रूप में भी जानता हूं। तो ये बात तो सही है। जहां तक इसके इलाज का सवाल है, ये तो असल में स्वास्थ्य का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, ये मूलभूत जरूरत है आदमी को जिंदा रहने के लिए, जरूरी है ये एक इंसान के रूप में। तो ये जिम्मेवारी सरकार पर आयद होती है कि वो ये सुविधाएं, उच्च स्तर की सुविधाएं, वो चाहे शिक्षा की हो, और या स्वास्थ्य का मूल मामला है तो स्वास्थ्य का, उसको आम आदमी तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं है दुर्भाग्य से। डिफेंस के बजट में जितना मर्जी खर्च करा लीजिए, और एडवर्टाइजमेंट पे सरकार की जो है वाहवाही दिखाने के लिए कितना मर्जी खर्च करा लीजिए, दूसरे जो उनके ढोंग डर्रों में जितना मर्जी खर्च करा लीजिए, इनकी अपनी अफसरशाही में, इनके अपनी ऐश प्रस्ती में जो मर्जी खर्च करा लीजिए। लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है, तब ये अपने हाथ से कोड़ लेते हैं। और धीरे धीरे करके
तमाम हेल्थ सेक्टर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि निजी हाथों के वो कब्जे में चला जाए, और अस्पताल भी एक धंधा हो गए हैं। वो इलाज रहा, इलाज नहीं है। जी दुखद अंशुमन जी, विषय है। डॉक्टर अंशुमन मिश्रा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अंशुमन मित्रा जी हमारे साथ हैं। अंशुमन जी, हम आपसे इस बात को थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इस फील्ड में लंबे समय से हैं, कि आम आदमी को तीन चार शिकायतें होती हैं। उसे लगता है कि प्राइवेट अस्पताल में हम जाएंगे तो पहला उसको लगता है एडमिशन लंबा रहेगा, लंबे समय तक अस्पताल में उसको भर्ती किया जाएगा। दूसरा, उसको लगता है कि उसको महंगी दवाइयां दी जाएंगी और कहा जाएगा कि आप हमारे ही अस्पताल से खरीदिए। तीसरा, उसको लगता है कि टेस्ट बहुत सारे होंगे वहीं से जो ज्यादा होंगे। इन तमाम चीजों को मिलके उसको लगता है कि प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो जान भले बच जाए, लेकिन पैसा खत्म हो जाएगा, मकान और जमीन नहीं बचेंगे। क्या कहना है आपका, इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये जो आइडिया है जो प्राइवेट अस्पताल में जान सही बच जाएगा, वो भी सवाल है। इज इट ट्रू? कई माने ओनली फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहाँ पे इलाज ठीक से सही से होता है। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल ठीक इलाज के लिए नहीं बनाया, वो बनाया सुपर प्रॉफिट के लिए। जस्ट वी मेड क्लियर। हमारा देश में अभी जो हेल्थ पॉलिसी चल रहा है, सेकेंड हेल्थ पॉलिसी में फर्स्ट लाया जहाँ पे पब्लिक मनी विज शंटेड टू प्राइवेट पॉकेट, जो एनआरएचएम पीपीपी बनाया, उसमें पब्लिक मनी, जो पब्लिक टैक्स का टैक्स पेयर्स मनी, वो शंटेड टू एनजीओ एंड देन टू कॉर्पोरेट, ऐसे इन अ स्मॉल स्केल। एंड देन थर्ड पॉलिसी 2017 में आया, दैट इज ऑफिशियली गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन। अगर आप हेल्थ पॉलिसी में देखो, बहुत अच्छा अच्छा बात रहते हैं उसमें, इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, क्या होगा? व्हाट इज द माने अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंड? जो बजट किया है, बजट है नहीं। अभी भी दिखा रहे 2.5 जीडीपी होना चाहिए, दैट इज अराउंड लेस देन 1। अभी चल रहा है। लॉट ऑफ जगलरीज होता है, लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल जगलरी होता है। एक्चुअली इन हेल्थ केयर इज वेरी लिटिल बजट। तो सरकारी बजट फॉर पब्लिक हेल्थ केयर, फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर बहुत ही कम है। इट इज मिनिस्क्यूल। और प्राइवेट को पूरा स्कोप डाल दिया है। प्राइवेट को जमीन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, जो जो टोटल सपोर्ट होना चाहिए, और पेशेंट, सभी अरेंजमेंट पहले पीपीपी में कर दिया, अस्पताल, सरकारी अस्पताल के अंदर। फिर अभी जो हो रहा है, ऑल प्राइवेट सेक्टर गेटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ शॉप्स। होता है जो इतना परसेंट फ्री होना चाहिए, इतना परसेंट सेवा जैसे होना चाहिए, वो पेपर में होता है, एक्चुअली होता नहीं। क्योंकि प्राइवेट जो बनाया है, और एंटायर अभी जो गैट्स में, ट्रिप्स में इंडिया एज सिग्नेटरी, इसमें दे आर कमिटेड जे गवर्नमेंट सेक्टर को घटा के, गवर्नमेंट सेक्टर को कम करके, वहां पे प्राइवेट सेक्टर के लिए जमीन खोल दे। अभी इवन अप टू प्राइमरी केयर। अभी आप देखो, हेल्थ सेंटर में भी डॉक्टर नहीं है। हेल्थ सेंटर है नहीं अभी। पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो था, वो उसमें था बेसिक डॉक्टर इज द एमबीबीएस, नॉट लेस देन एमबीबीएस। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिक डॉक्टर टू मैन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो नहीं है, क्योंकि अभी नाम चेंज करके हेल्थ वेलनेस, एचडब्ल्यू से बना दे, हेल्थ वेलनेस सेंटर। इट इज नो डेफिनेशन। हेल्थ वेलनेस सेंटर को पब्लिक हेल्थ में कोई डेफिनेशन है नहीं। उसमें डॉक्टर भी नहीं है। अभी सीएचओ से पोस्टिंग होता है। नॉन डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स आर ट्रेन, कुछ कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग बता के, पेपर लगा के, दे आर गिवन टू, दे विल केयर एवरीथिंग। पहले प्राइमरी हेल्थ केयर था, प्राइमरी हेल्थ केयर इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी बता दिया सेकेंडरी, टर्शियरी सब हेल्थ केयर होगा पीएचसी। तो अभी एक्चुअली होगा नहीं। तो क्या है, अप टू पेरीफेरी कॉर्पोरेट को चेन अभी बना रहा है। पहले था जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दे वाज 2 टियर 3 टियर सिटीज। अभी हो रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेक्टर, अप टू द गंज, जहाँ पे थोड़ा बाजार बाजार होता है गांव में, वहां तक प्राइवेट सेक्टर का नेटवर्क लगा रहा है। दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट जो राय दे, इज टोटली फॉल्स एंड फार्सिकल। वेरी सॉरी टू से, द एपेक्स कोर्ट जो बताया, जो स्टेट हैज टू सी, जो राज्य को देखना होगा, जो मरीज का ज्यादा दिक्कत नहीं हो, और प्राइवेट कॉर्पोरेट भी भाग नहीं गए। व्हाट डज इट मीन? सो स्टेट फ्रॉम पब्लिक, डज इट मीन द बजट से कॉर्पोरेट का प्रॉफिट हैज टू बी इंश्योर्ड? व्हाट डू दे मीन? इज वेरी अनक्लियर, वेरी हेजी, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारा देश का हाईएस्ट कोर्ट जो ये फैसला दे, वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, यही बोलना। हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल हैं,
जो काफी एक्टिव रहे, डीएमए के प्रेसिडेंट रहे। जी आपने पूरी जिंदगी सरकारी अस्पतालों में एक डॉक्टर के रूप में कार्य किया, और हम आपके आभारी हैं कि आपकी तबीयत खराब है, आप अस्वस्थ हैं, लेकिन इसके बाद भी ये इशू इम्पोर्टेंट था, इसलिए वे बीमारी के बावजूद हमारे साथ स्क्रीन शेयर करने आए हैं। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अनिल बंसल का। डॉक्टर बंसल, हम लोग धन्यवाद आपसे डॉक्टर जी। जानना आपसे आपको चाहते बात हैं, कर ये चर्चा नमस्ते। कर रहे हैं कि आम आदमी अगर सरकारी अस्पतालों में जाता है तो इलाज बहुत मुश्किल है, लाइनें हैं, धक्के हैं, भीड़ है, और प्राइवेट में जाता है तो कैपेसिटी के बाहर है। तो इलाज कैसे पहुंच पाए आम आदमी के हाथ तक, आम आदमी के हाथ में कैसे इलाज हो, कैसे इलाज तक उसकी पहुंच हो, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके पास चौतरफा अनुभव है। जी डॉक्टर बंसल। नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने एमबीबीएस 1978 में पास आउट किया था। 40 साल से ऊपर हो गए हैं, और कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव नहीं हो रही, और पॉलिटिक्स ज्यादा जो भी पॉलिटिशियन आते हैं वो बैंक की राजनीति के चलते हर नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारे देश का हेल्थ बजट जो है वो 1% या 1.5% ऑफ जीडीपी है आज तक, जबकि डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन के अनुसार डेवलपिंग कंट्री में इट शुड बी मिनिमम 10%। और पॉपुलेशन हमारे देश में संसार में सबसे ज्यादा है। तो इतने कम बजट के अंदर लोगों को हेल्थ सर्विसेज देना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से जो पॉलिटिकल लोग हैं, अपने को बचाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हियर एंड देयर एक मेडिकल कॉलेज खोल दिया, या कुछ डॉक्टर अपॉइंट कर दिए। डॉक्टरों में भी जो आजकल जो हो रहा है, वो एडॉक डॉक्टर अपॉइंट हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, रेगुलर डॉक्टर अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से डॉक्टरों को भी डर लगता है कि हम एडॉक हैं, हमें कब निकाल देंगे, तो वो अपना पूरा जो हेल्प करनी चाहिए या देनी चाहिए वो नहीं दे सकते। और सरकारी सिस्टम भी इतना खराब है कि सरकारी सिस्टम में कोई भी फाइल मूव करने के लिए बड़ी लंबा टाइम लगता है, जिसके चलते चलते और लोगों को नुकसान होता है। तो जब तक सब लोग बैठ के ये पॉलिटिकल ढंग से जो प्रॉपर बजट दें, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो। सरकारी डिपार्टमेंट में बेईमानी बहुत है। कितना भी लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं है। फाइलें रुकी रहती हैं, जब तक किसी का पॉलिटिकल अप्रोच ना हो या फाइनेंशियल पैसा ना दिया जाए, फाइलें मूव नहीं करती, जिसका नुकसान अल्टीमेटली जनता को उठाना पड़ता है। कोई ऐसा सिस्टम करना चाहिए हमें। देखिए, जो गरीब लोग हैं वो सुबह दिन में काम करते हैं, और रात के टाइम में, शाम के टाइम आराम करते हैं। सरकारी डिस्पेंसरियाँ सारी की सारी सुबह खुलती हैं, और अगर कोई मरीज वहाँ जाता है तो उसका पूरा दिन वहाँ खराब हो जाता है, और पूरे दिन की तनख्वाह जाती है। ऐसे में जब मैं प्रेसिडेंट था डीएमए का 2003-4 में, तो उस टाइम मैंने डॉक्टर वालिया को सजेशन दिया था कि सरकार के पास जो बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, खाली बिल्डिंगें हैं डिस्पेंसरीज की, दूसरी उनमें शाम के टाइम क्लिनिक चलाई जाए, और शाम को जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ को वहाँ रखा जाए सुबह के साथ साथ, जिससे कि जिन लोगों को इमरजेंसी है वो रूटीन बीमारियों के लिए शाम को वहाँ जा सकें और अपना इलाज करा सकें। लेकिन उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। आज उस बात को भी 20 साल हो गए, कोई भी इसके ऊपर ध्यान देता नहीं, और इसका जनता को नुकसान होता रहता है। तो सबको मिल के बैठ के एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, और बजट तो बढ़ाना चाहिए। जितना बजट जी ये बढ़ाते हैं उतनी तो महंगाई बढ़ जाती है। आंकड़ों के हिसाब से तो बजट बढ़ा दिया, बट महंगाई उससे डबल हो गई, जनता को तो उतनी मुश्किल वहीं की वहीं रहेगी। तो जी इन सब अनिल, चीजों का ध्यान रखते हुए दोनों को काम करना चाहिए। हमारे साथ भरत चंद्रा जी हैं। भरत जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ हाँ हाँ, पहुंच रही है। सर, आप यंग भी हैं, युवा हैं, और उस काम में आप लगे हुए हैं, मेडिकल लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। आप क्या देखते हैं आगे, क्या उम्मीद आपको जगती है, कहाँ से आदमी कैसे इलाज कराए अपना, क्योंकि दोनों तरफ की बातें आप सुन रहे हैं। प्राइवेट में महंगा है और सरकारी में मुश्किल है। क्या रास्ता देखते हैं आप, बीच का क्या रास्ता है, कहाँ आदमी जाए? पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ इतने जरूरी एक मुद्दा के ऊपर ये डिस्कशन रखने के लिए। मैं एक मेडिकल कैंप करता हूँ, कोलकाता में जब था तब भी करता था, दिल्ली में भी बहुत सारे मोहल्ले में करते हैं। मैं एक मेडिकल सर्विस सेंटर नाम का एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे मेडिकल कैंप्स करते हैं। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इस मेडिकल कैंप्स में बहुत सारे लोग आते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, 50 60। वो लोग कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं जो 1 महीने 6 महीने पहले का प्रिस्क्रिप्शन है। उसमें शायद उनका हार्ट का बीमारी है, या
दिमाग का बीमारी है जिसका कुछ दवाइयाँ लिखा होता है, और वही दवाई, वही प्रेस्क्रिप्शन वो 1 साल से दिखा के फार्मेसी से 10 में से 2 3 4 दवाई लेके वो खा रहा है। तो जब भी पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप तो दोबारा जा सकते थे सरकारी पे जहां पे आपने दिखाए हो। जो वो लोग बोलते हैं वो आप जानते हैं कि मैं अगर एक दिन के लिए जाऊंगा, सुबह से शाम तक मेरा पूरा दिन चला जाएगा, तो वो जी। एक दिन का मेरे को खाना कहाँ से आएगा। जी। तो ये जो बहुत ही जरूरी मुद्दा आपने उठाए, ये इसके ऊपर बात करने से पहले हमें अपना देश का सिचुएशन समझना पड़ेगा। जी। ये जो सिचुएशन है, जी। जहां पे आप अगर कोई भी मेट्रो सिटीज में चले जाओगे, तो बहुत बड़े बड़े जो कुचरे कचरे का जगह होता है, बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ बन गया है, वहां पे अभी भी बच्चे अपने खाना खुद ढूंढते हैं। अभी भी पीठ पे कोड़े चिपका के पैसा इनकम करना पड़ता है। फुटपाथ में कितने बच्चे जन्म लेते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, कोई कोई हिसाब नहीं है। इंडिया में 80% लोग किसान है या विलेज में रहते हैं। 2020 को जब कोरोना महामारी आया था, तब हम लोगों ने देखे थे कि माइग्रेंट लेबर का हालत क्या हुआ था। तो इस 80% जो ग्रामीण जनता है, उसमें से कितने लोगों को, कितने परसेंटेज लोगों को प्राइवेट में हेल्थ खरीदने का पावर है। 2 से 3% भी होगा कि नहीं, वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप शहर में आ जाए, वही मोहल्ले, वही बस्तियों में लोग रहते हैं, ज्यादातर 90% लोग रहते हैं। उन लोगों में से कितने लोगों को ये चिकित्सा या स्वास्थ्य खरीदने का पैसा होगा। तो अगर हम देखेंगे कि इंडियन पब्लिक हेल्थ नाम का जो ये किस्सा है, ये इंडिया तो है उस 95% लोगों का ही जो प्राइवेट खरीद नहीं सकता है। जो दिन का लाता है दिन का खाता है। कोई लोग तो दिन का लाभ ही नहीं पाता है, वो सच में कैसे खाता है कैसे जीता है, वो तो वही जाने। तो हम लोग जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट अच्छा है कि सरकारी अच्छा है, ये बात करने से पहले ये सिचुएशन तो समझना है। दूसरा है कि 1946 में, मतलब हम लोगों का जो फ्रीडम मिला उससे 1 साल पहले ही, आप समझिए कितने साल पहले, ये अमृत काल से पहले, जो डॉक्टर भोर, जोसेफ भोर ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे कि कैसा हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, उन्होंने बोला था 3 टायर, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। पहले होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC। हर 40,000 लोगों में एक PHC होगा जिसमें 75 बेड होंगे, 6 डॉक्टर होगा। नॉर्मली जो जो चाहिए हम लोगों को, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, मतलब बच्चा होने वाला जो चीजें है, सबका फैसिलिटीज रहेंगे। फिर होगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 650 बेड का। फिर होगा ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है हॉस्पिटल, जिसमें होगा 2,500 बेड। और उसका सारे जो जो होना चाहिए बोला था। आपको अगर सच में इसका दुविधा और इसका समाधान ढूंढना है, तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा ये 3 टायर सिस्टम इंडिया में 75 ईयर्स हो गया, अमृतकाल चल रहा है, वो कहाँ है। इतने जो आप लोग करोड़ों खर्चा कर रहे हो, बोल रहे हो, वो दिखाई कहाँ दे रहा है। अगर आप ये कर नहीं सकते हैं, तो आप सच में बोलिए ना कि हम नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज खोल दिए, वो मेडिकल कॉलेज खोल दिए, भरत जी। जो ऑलरेडी। हाँ। भरत जी, दुष्यंत कुमार ने कहा है कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, और कहाँ चरागाह मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो शहर के आपकी जो लिए। बात है वो बहुत सही है। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं नीलू रंजन जी, तो दैनिक जागरण में हैं, और आप एक लंबे समय से आप हेल्थ देखते रहे हैं। हेल्थ पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। मैं चाहता था कि नीलू रंजन जी पहले हम सब लोगों के विचार सुन लें, फिर अपनी बात रखें। इसलिए उनको हमने कोशिश की कि वो पहले सब तरह के विचार सुने। अब मैं नीलू रंजन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप दो चीजें बताइए। एक तो आपने सुन लिया कि क्या परेशानी है आम आदमी को, और सरकार की नीतियों में और आम आदमी की परेशानियों में जो अंतर है वो कितना है, और ये परेशानी दूर कैसे हो। नीलू रंजन जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो हेल्थ का सेक्टर है, उस सेक्टर की जो समस्याएं हैं, जब तक उन समस्याओं को आप नहीं समझेंगे, तो चाहे जितनी नीतियां बना लें, जितनी रिपोर्ट दे लें, जो जो रिकमेंडेशन कर दें, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है।
सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण राज्य सरकारों की जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है। और इसलिए आप देखेंगे कि जितनी समस्याएं आप गिना रहे हैं हेल्थ सेक्टर की, वो उत्तर भारतीय राज्यों की ज्यादातर हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, वहां पे हेल्थ का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी इधर से बहुत बेटर है। जो आप कह रहे थे शुरू में कि लोगों को घर बेचना पड़ता है, बुंदेलखंडी कहानी जो आपने सुनाई, वो तो नीति आयोग की रिपोर्ट है 2017 की, जिसमें उसने साफ साफ स्वीकार किया है कि 7 करोड़ लोग हर साल इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। यानी कि उनका घर, जितनी भी संपत्ति है, सब बिक जाती है, वो गरीब हो जाते हैं, किसान से मजदूर हो जाते हैं, चाहे जो भी उसकी चीजें हैं वो बिक जाती हैं। ये हकीकत है। लेकिन एक जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो पीएससी है जिसको अभी वेलनेस सेंटर बनाया, वहां डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप बजट चाहे जितना भी 10% कर दें, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो इलाज करेगा कौन? और अगर डॉक्टर कम होंगे तो इनकी फीस बहुत ज्यादा होगी, और वो वहां तक जाना सब लोगों के संभव नहीं होगा। तो डॉक्टरों की जो कमी की समस्या है वो कोई एक दिन में दूर नहीं हो सकती। आपको पता है कि मेडिकल एजुकेशन बहुत खर्चीला है, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना तैयार करनी पड़ती है। और पढ़ के निकलने के बाद भी एक डॉक्टर को बनने में कम से कम 7 साल समय लगता है, 5 साल की तो पढ़ाई उसकी होती है। और उसके बाद जो इंटर्नशिप उसका जो वो करता है, वहां पे 2 साल लगभग लगते हैं, क्या 2 साल लगते होंगे, तो 7 साल पढ़ के निकलने में लगता है। तो कोई भी समस्या के समाधान की दिशा में बढ़ेंगे तो ये तमाम चीजें देखनी पड़ेगी कि आखिर जो जनता गरीब हो रही है, 7 करोड़ जनता हर साल इलाज के कारण, वो कैसे निकले। इसका इंटरवेंशन जो केंद्र सरकार ने अभी किया है, और अभी इम्प्लीमेंटेशन में कितनी दिक्कत आ रही है, कैसे आ रही है, उसमें क्या खामियां हैं, इस पे बहस हो सकती है, उस पर रिपोर्ट भी होनी चाहिए। लेकिन आयुष्मान भारत जो है वो इसी को एड्रेस करता है कि जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, उसका भी मुफ्त और कैशलेस इलाज हो, उसको पैसे देने की जरूरत नहीं हो। 30,000 हॉस्पिटल उसमें लगभग जुड़ चुके हैं, इम्पायनल है, जिसमें लगभग 13-14 हजार शायद सरकारी अस्पताल हैं, और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां में फ्री होता है। मतलब एक आश्चर्य की बात है कि 130 करोड़ की जनसंख्या यहाँ है, और आप साल में केवल 55,000 एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं। आपके यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बन के निकल रहे हैं, वो साल में केवल 30,000 निकल रहे हैं, 32,000। क्या इससे इलाज संभव हो पाएगा? आप बजट रख लें कितना भी, कितने बड़े हॉस्पिटल बना लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब जाकर के इस साल वो सीटें जो हुई हैं, 1 लाख लगभग 10,000 15,000 एमबीबीएस की हुई हैं, और 65,000 के आसपास हुई हैं पीजी की सीटें हुई हैं, जिसके बारे में इस बार बजट में घोषणा हुई कि है 75,000 एमबीबीएस की सीटें और बढ़ाएंगे, और उसमें पीजी की सीटें ही बढ़ेंगी। तो जब तक डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे, तो चाहे पीएससी सेंटर हो या कहीं भी कर ले, तो वो कहाँ से आएंगे? और एक दिन में दूर नहीं होंगे, उसमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, पूरी चीजें सामने रखनी पड़ेगी। जो बात हो रही थी कि पीएससी में जो अभी आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, उसमें 1,80,000 के आसपास बन चुके हैं, उसमें डॉक्टर नहीं है। सचमुच में डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है कि उनको रखा जा सके। और ग्रामीण इलाकों में जाएगा कौन? वो तो सिर्फ नाम के लिए जाएंगे, और मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था राज्यों की होती है, और कितना करप्शन है वो डॉक्टर साहब पहले बता चुके हैं कि करप्शन किस ढंग से सिस्टम में है। तो वो जो वहां बनाया गया है, वो पता नहीं कितना काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है तो लोकल लेवल पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, चीजें सामने लानी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य यह है कि 24-25 प्रकार की बीमारियां जो हैं उसका वहां पे स्क्रीनिंग हो जाए। कई बीमारियां जो हैं ब्लड प्रेशर से लेके और शुगर तक 30-32 साल 35 साल में होने लग जा रही हैं अब। तो अगर शुरू में किसी का कैंसर हो, चाहे कहीं कोई भी बीमारी हो, अगर उसकी स्क्रीनिंग हो जाए, उसका टेस्ट हो जाए, तो उसका इलाज का खर्चा बहुत कम हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं होता कौन सी बीमारी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि सही दिशा में उस पर कदम उठाया जा रहा है कि ये सब चीजें हो जाएं। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में कोई समस्या आ सकती है, उसमें देरी हो सकती है, उस पर हमारे जैसे पत्रकारों के लिए जरूरी है, और खासतौर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले, कि आखिर वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं तो वहां पे सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो आयुष्मान योजना के तहत जो फ्री इलाज हो रहा है उसमें अगर करप्शन है, उसमें लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, तो ये भी सामने लाना जरूरी है। लेकिन जो पुरानी बातें सिर्फ हैं कि हम वो बढ़ा दें, बजट बढ़ा दें, हम इतना परसेंट कर दें,
जो मेन समस्या जो इस देश में है, डॉक्टरों की कमी की बड़ी समस्या है, और जो लोग खर्च नहीं कर सकते हैं उनका इलाज कैसे हो। और जो रिपोर्ट आ रही है सर्वे की, हेल्थ सर्वे की, वो ये कह रहा है कि पहले देश में एक व्यक्ति जितना खर्च करता था हेल्थ पे, औसतन अपने पॉकेट से, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो था, वो लगभग 64-65% था। यानी टोटल हेल्थ पे जो खर्च था उसमें व्यक्ति को अपने जेब से 64-65% खर्च करना पड़ता था। 1 रुपया में 65 रुपया व्यक्ति अपने खुद करता था, जो अब घट के 44-45% पे आ गया है। ये जो कमी हुई है ये तो सिस्टम में आया है ना, व्यक्ति के ऊपर नहीं आया है। लेकिन चूंकि देश बहुत बड़ा है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, और ये इतना ऐसा सेक्टर है कि इन समस्याओं को एड्रेस करने में समय लगेगा। तो जो चीजें आपको दिख रही हैं वो अलग अलग जगहों पे दिख रही हैं। मुझे लगता है कि अगले आने वाले 4-5 सालों में अब जो डॉक्टर एमबीबीएस के बन के निकलने शुरू होंगे, जो मातृभाषाओं में जो पढ़ाई शुरू हो गई है जी एमबीबीएस की नहीं। भी, अगर उसमें लोग पढ़ने लग जाते हैं, तो जो अपने मातृभाषा में पढ़ रहा है, वहां पे हिंदी में जो पढ़ रहा है, वो तो मुंबई में जाके और विदेश में जाएगा नहीं। जो अधिकांश डॉक्टर पहले 80s में 90s में निकलते थे अच्छे वाले, सब अमेरिका चले जाते थे, वो वहीं रह के इलाज करेगा। तो ये जो चीजें हैं वो मुझे लगता है कि बहुत सही ढंग से, और चीजों को जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको समझने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, और उसे ठीक किया जा रहा है। जी, हमारे साथ विनोद फोतेदार जी हैं। विनोद जी, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरी दो अलग से सवाल आपसे हैं। क्या हेल्थ इंश्योरेंस इस समस्या का निदान है? दूसरा, क्या सामाजिक संस्थाओं को, जैसे कि अभी भरत चंद्रा जी बता रहे थे कि वो कैंप लगाते हैं, क्या सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए? पहला, हेल्थ इंश्योरेंस कितना कारगर है? दूसरा, क्या सामाजिक संस्थाओं का क्या रोल हो सकता है? विनोद फोतेदार जी, आपका माइक बंद है विनोद जी। विनोद जी, आपका माइक बंद है। सॉरी। नमस्कार आलोक जी, और धन्यवाद, और नमस्कार सारे पैनलिस्ट का। मैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगा आलोक जी, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया, बट लेकिन कुछ बोलना भी चाहता था उन पॉइंट्स पे जो बाकी सब पैनलिस्ट ने बोले, बड़े अच्छे जी जी, पॉइंट्स बोले। बोलिए। और काफी अच्छे पॉइंट्स बोले, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है। या उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना, कुछ और एक और मेरे ख्याल से सेशन करना चाहिए जिसमें वो चीजें डिस्कस करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए, यहाँ पे आम आदमी की डिग्निटी कुछ नहीं है, वो तब मालूम चलता है जब वो बीमार हो जाता है और किसी सरकारी अस्पताल में जाता है। आप, खुदा ना खास्ता, कोई जब भगवान ना करे बीमार हो जाता है, किसी सरकारी अस्पताल में जाए तो 1-2 किलोमीटर से कम लाइन दिखती नहीं है, और उसके बाद उसी दिन उसको डॉक्टर देख पावे, कोई उसकी गारंटी है नहीं। तो उससे सीधे पता चल जाता है कि आम आदमी की डिग्निटी ऑफ लाइफ जो है कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये सरकार की प्रॉब्लम है, ये देश की ओवरऑल प्रॉब्लम है। आप देखिए, देश की जनसंख्या इतनी है, और उस हिसाब से जितने डॉक्टर और जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उतना नहीं है। अब डॉक्टर भी क्या करें, हमारे डॉक्टर किसी भी अस्पताल में आप देख लीजिए। मेरी खुद की सिस्टर है, डॉक्टर है, एम्स में है। वो बेचारी मेरे ख्याल से 12-13-14 घंटे कंटिन्यूअसली काम पे लगी रहती है, लेकिन तब भी वो, कितना बड़ा दुख होता है उनको भी अगर वो किसी इंपॉर्टेंट पेशेंट को नहीं देख पाते हैं। दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर जो अस्पताल है, जब आप उसमें चले जाते हैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है, जब मैं प्राइवेट उसमें चला गया, पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब का होता है कि आपका इंश्योरेंस है क्या। ये मेरे साथ हुआ है। जैसे ही मैंने बोला हाँ जी साहब मेरे पास इंश्योरेंस है, तो बोल दिया कि आपको तो एडमिट होना पड़ेगा। लकीली मेरे खुद के फादर जो है वो डॉक्टर है, मैंने फादर को बोल दिया, वो उस टाइम जम्मू में थे, मैंने बोला ऐसे ऐसे बोल रहे हैं एडमिट होने के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, वहां से निकल के, रात को थोड़ी दिक्कत हो गई थी। बोला नहीं नहीं, उसको कोई खाली इंजेक्शन लगाने के लिए बोल दे। अब ये प्राइवेट सेक्टर का, तो इसमें निकल के ये आ रहा है कि ट्रस्ट जो है वो, ये तो हमारे साथ जो हम पढ़े लिखे हैं, खुद को समझते हैं, ये हमारे साथ होता है। सरकारी अस्पताल में हम जा नहीं सकते क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती है, डिग्निटी ऑफ लाइफ कुछ है नहीं। गरीब आदमी का भी वही हालत होता है, वहां पे बेचारे अपना दिन खराब कर लेंगे, 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है।
और प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट जीरो है। कोई रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बिल्कुल है नहीं। एनएमसी करके ये है, और जैसे बोला कि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट मेडिकल कमीशन होता है, नेशनल मेडिकल कमीशन होता है, वो बहुत ही बेकार है। मतलब आपने कभी उनको अच्छे काम के लिए सुना नहीं होगा, बहुत ही बेकार, उनको हमेशा नेगेटिव काम के लिए सुनोगे। अभी वेस्ट बंगाल में सबने देख लिया, काफी टाइम तक आंदोलन चलता रहा, क्या हुआ? दिल्ली के एक अस्पताल में सांसद अभी दिल्ली की गई थी इलेक्शन के टाइम पे, इधर उधर देख लिया। तो अब मेरे को लगता है कि वो सांसद साहिबा को हर दिन जाना चाहिए उन अस्पतालों में देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कब इम्प्रूव हो जाए। तो ऐसे हर सांसद अपने एरिया में, अपने अस्पतालों में जाके देख ले क्या होता है। अब ये तो चलो कुछ हो नहीं रहा, वो तो देख लिया, लेकिन जो हो रहा है वो देखिए। मोदी जी का इस इंडस्ट्री पे, आपने बहुत बार उनके स्टेटमेंट में मेडिकल टूरिज्म, वो जब से आए तब से वो बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और यही डायरेक्शन है। हमारा पोटेंशियल इस सेक्टर में वर्ल्ड का लीडर बनने का है, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं उनकी। मुझे लगता है जैसे आयुष्मान भारत और ये सब जो स्कीमें वो अनाउंस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मेडिकल, आप अगर देखेंगे योगा, वो क्या तीनों चीजों पे फोकस कर रहे हैं। एक, प्रिवेंशन पे, प्रिवेंशन में आप बीमार ना हो जाए उसके लिए एक्सरसाइज, योगा, स्वच्छता, हाइजीन फैक्टर बार बार वो बोले जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा वो क्या करें? और अभी रिसेंट उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि फूड हैबिट, फूड खाना, हम लोग इतना जंक खाते हैं, पान खाएं, कुछ खाएं, शराब पिए, और बीमार बीमार तो बढ़े जाएंगे। अभी पान पान की बीमारी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, मुझे लगता है इंडिया और बांग्लादेश में है। सेकंड, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हमारे यहाँ एक हमारे पैनलिस्ट ने बोल दिया कि 6 महीने पुराना एक रसीद लेके, वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर के होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कोई फोकस नहीं है। अब ये प्रिवेंशन पे आ गया, मशीन खराब होगी तो इंश्योरेंस तो यूनिवर्सल होना चाहिए, हर एक के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। अब उसके लिए सरकार दे, या हम प्राइवेटली जो जॉब जॉब कर रहे हैं वो अपना, जिनकी इनकम अच्छी है वो करे, लेकिन इंश्योरेंस मैंडेटरी सबके लिए होना चाहिए। बट उसके साथ साथ में रेगुलेशन, अभी आपने वो पंजाब का स्कैम का बात सुना होगा कि इंश्योरेंस ही, डेड बॉडीज को इंश्योरेंस मिल रहा है। यहाँ तो अच्छे बेचारे जो बीमार होता है उसका तो डिनाई हो रहा है, लेकिन उधर जाकर के डेड बॉडी, मतलब जो मर चुके हैं, उनको इंश्योरेंस क्लेम मिल रही है। विनोद तो जी, ये समय की सीमा है। अगेन खत्म कर रहा हूं, ये भी रेगुलेशन का ही प्रॉब्लम है। तो रेगुलेशन और ट्रस्ट बढ़ाने पे काम करना चाहिए। और दूसरी रही बात अस्पतालों की, तो हमने बात कर ली, उनकी मॉनिटरिंग इंप्रूव करनी चाहिए। बाकी आई थिंक डायरेक्शन तो सरकार की सही डायरेक्शन में है, और कुछ काम मिलके करने चाहिए। तो समय की कमी की वजह से इतना ही बोल सकते हैं। थैंक यू कालो जी, वोट टू यू, आप कंक्लूड कर लीजिए। मैं आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सारे लोग अपना व्यस्त समय में से समय निकाल कर आए। और मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आम आदमी किस तरफ जाए। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सामाजिक संस्थाओं का दायित्व, ये तमाम चीजें हैं जहां वो भटकता है और कोई रास्ता खोजता है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण बातें बताई, शायद किसी भटके हुए मुसाफिर को आपकी बातों से रास्ता मिल सकेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।